हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में कुछ बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाली हूँ, जिसमें जो है कि एक टिप्पणी है और एक है संक्षेपण। तो टिप्पणी की परिभाषा आपको बताते चलूँ। टिप्पणी जो है अंग्रेजी के नोटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद है। तो प्रायः जब कोई पत्र किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय में आता है, तब से उस पर जो कार्यवाही का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है और यह सिलसिला उस समय तक चलता रहता है जिस समय तक उस पत्र पर पत्रों के अंतिम निपटारे तथा कार्यालयों के लिपिक तथा अधिकारीगण उन पर जो अभियुक्तियाँ लिखा करते हैं, वे ही टिप्पणी कहलाती है। तो आपका जो है टिप्पणी के ऊपर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनमें पहला है कि निम्न में से किसे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है? निम्न में से किसे विभागीय टिप्पण भी कहा जाता है? सूक्ष्म टिप्पणी को, अनौपचारिक टिप्पणी को, अनुभागीय टिप्पणी को कि संपूर्ण टिप्पणी को? तो आप लगाएंगे अनुभागीय टिप्पणी को। दूसरा है, टिप्पणी लिखने की कला को क्या कहा जाता है? टिप्पणी लिखने की कला को संक्षेपण, प्रारूपण, टिप्पण या आलेखन क्या कहा जाता है? तो आप लगाएंगे ब, टिप्पण कहा जाता है। तीसरा है, केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में सरकारी भाषा को सरल बनाने पर जोर दिया गया था। कब दिया गया था? बस मैं आपको जो सही है वो दिनांक बताती हूँ, 20 दिसंबर 2005 को सरकारी भाषा को सरल बनाने पर जोर दिया गया था। अगला है, टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जो टिप्पण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। अगला है, जिन टिप्पणियों में उपयुक्त सीढ़ियों के पार करने का बंधन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उपयुक्त सीढ़ियों के पार करने का बंधन क्या क्या दिया है? सूक्ष्म टिप्पणी, अनुभागीय टिप्पणी, संपूर्ण टिप्पणी और अनौपचारिक टिप्पणी। तो जिसमें उपयुक्त सीढ़ियों को पार करने का बंधन नहीं होता है, वह है अनौपचारिक टिप्पणी। अगला है, निम्न में से टीप शब्द किसके लिए प्रचलित है? निम्न में से टीप शब्द किसके लिए प्रचलित है? अनौपचारिक के लिए, संपूर्ण टिप्पणी के लिए, सूक्ष्म टिप्पणी के लिए या अनुभागीय टिप्पणी के लिए? तो टीप शब्द जो है सूक्ष्म टिप्पणी के लिए प्रचलित है। और पूछा है कि विस्तृत टिप्पणी को क्या कहा जाता है? विस्तृत टिप्पणी को सूक्ष्म टिप्पणी, अनुभागीय टिप्पणी, संपूर्ण और अनौपचारिक। तो नाम से ही स्पष्ट है, विस्तृत टिप्पणी को संपूर्ण टिप्पणी कहा जाता है। अब आपको थोड़ा संक्षेपण के बारे में बताती हूँ। संक्षेपण किसे कहते हैं? संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है, संक्षेपण। और साथ ही आपको संक्षेपण का महत्व भी बताती हूँ। संक्षेपण का महत्व ये है कि समय की बचत होती है, पाठक वृद्धि में सहायक होता है, लेखन सामग्री की बचत होती है, अधिकारियों और पाठकों को सुविधा होती है, रख रखाव में सुविधा होती है, इत्यादि। साथ ही आपको ये भी बताती चलूँ कि भारतवर्ष में किसी लेख या रचना को संक्षेप में लिखने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसके अंतर्गत सूत्र शैली का प्रयोग किया जाता था। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र जो है इस संदर्भ में अवलोकनीय है। अब मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताती हूँ संक्षेपण पे। संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त है। यह परिभाषा किसने दी है? संक्षेपण की परिभाषा भिन्न भिन्न लोगों ने अपने तरीके से दी है, लेकिन यह परिभाषा जो है संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों को, तो यह परिभाषा दी है जे.बी.सी. बर्नार्ड ने। इसमें जे.बी.सी. बर्नार्ड ने। दूसरा प्रश्न है, संक्षेपण मूल रचना का होता है, क्या होता है? अभी देखिए, 2 तिहाई दिया है, 1 तिहाई, 3 गुना और 2 गुना।
तो संक्षेपण मूल रचना जो है 1/3 का होता है। ये ध्यान दीजिएगा, 1/3 का होता है। तीसरा है सामान्यतः संक्षेपण के भेद किए जा सकते हैं। मतलब संक्षेपण के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 2, 4। तो सामान्यतः संक्षेपण के 2 भेद किए जा सकते हैं। चौथा है संक्षेपण का क्या तात्पर्य है? तो संक्षेपण का तात्पर्य दृष्टांत का प्रयोग दिया है, स्पष्ट अभिव्यक्ति, अनिवार्य तथ्यों का चयन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो संक्षेपण का मेन तात्पर्य होता है कि जब आप कोई चीज़ संक्षेप में कर रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे स्पष्ट अभिव्यक्ति। पांचवा है संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है। यह परिभाषा दी है किसने? वासुदेव नंदन ने, शैलेंद्र श्रीवास्तव, केसरी कुमार ने, JBC बर्नार्ड ने। तो ध्यान दीजिएगा, यह परिभाषा शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने दी है। संक्षेपण में ... दिया, का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। तो संक्षेपण में भाव और भाषा का, यहाँ पे आप लिखेंगे भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। सातवां है संक्षेपक के गुण है। संक्षेपण के क्या गुण होने चाहिए? तो आपका उत्तर ये बी वाला है। संक्षेपण के गुण है पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता। अगला है संक्षेपणकर्ता में नहीं होना चाहिए। जो भी संक्षेप करता है, संक्षेपण करता है, तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? बहुज्ञता भी होनी चाहिए, एकाग्रता भी होनी चाहिए, कुशाग्रता भी होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो है प्रमाद नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।